हेलो स्टूडेंट, दिस इज राकेश सर, लेक्चरर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्पेशल साइंस में। आज की टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल। इससे पहले हम लोगों ने एक छोटे से वीडियो में प्रोकैरियोटिक को खत्म किया था। आज यूकैरियोटिक सेल को क्लियर करेंगे ताकि आप एक साथ साथ दो चीजों को कंप्लीट करते चलें। एक आपके टॉपिक में आता है प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, फिर यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, फिर यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में अंतर क्या होता है। तो जो अगर प्रोकैरियोटिक पढ़े होंगे तो यूकैरियोटिक अभी तुरंत जब कंप्लीट होगा तो डिफरेंस भी एक साथ में एक छोटे तौर पे डिस्कशन करके खत्म कर लिया जाएगा, ताकि आपकी पूरी जो टॉपिक है वो आपकी पकड़ में आ जाए। और इसके बाद सेल ऑर्गन्स वन बाय वन करके अगर डिस्कशन करेंगे तो चुटकियों में सारी चीजें एकदम समझ में आएंगी। आई होप क्लियर होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। अगर हम प्रोकैरियोटिक को देखें, प्रोकैरियोटिक सेल जो थी वो एग्जाम्पल अगर देखा जाए, पूछ दिया जाए आपसे, तो एग्जाम्पल क्या था बाबू? बैक्टीरिया थी, साइनोबैक्टीरिया थी, या क्या था बाबू? ब्लू ग्रीन एल्गी था। अब इसके अलावा बाकी जितने जीव पाए जाते हैं, वो चाहे पौधे हो चाहे जंतु हो, किसको छोड़कर? तो बैक्टीरिया को छोड़कर, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को छोड़कर बाकी संसार में जितने जीव हैं उन सब में क्या होता है बाबू? यूकैरियोटिक सेल होती है। किसको छोड़कर? बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया अर्थात ब्लू ग्रीन एल्गो को छोड़कर बाकी संसार के जितने जीव हैं वो क्या है? यूकैरियोटिक है। तो आपसे पहली बात ये पूछी जाती है कि आप प्रोकैरियोटिक है यूकैरियोटिक? तो प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है? तो जाहिर सी बात है, हम बैक्टीरिया नहीं है ना साइनोबैक्टीरिया है, तो क्या है? हम यूकैरियोटिक जीव है। हमारे प्लांट क्या है? वो यूकैरियोटिक जीव है। अर्थात यूकैरियोटिक का मतलब था कि ऐसे सेल्स, ऐसी कोशिकाएं जिसके अंदर केंद्रक क्या हो? केंद्रक प्रेजेंट हो, उपस्थित हो, उपस्थित। और यहां प्रोकैरियोटिक में क्या था बाबू? केंद्रक अनुपस्थित था। तो एक तो अंतर यही हो गया कि प्रोकैरियोटिक में केंद्रक अनुपस्थित होता है, यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। बातें क्लियर? आगे बढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को थोड़ा सा आगे समझ लेते हैं। यूकैरियोटिक जो सेल है ये एक प्लांट सेल का फिगर बनाया गया है, एक पौधे की कोशिका का फिगर बनाया गया है। समस्त बॉडी के ऑर्गन्स का नाम लिख लीजिए, समझ लीजिएगा। काफी कलरफुल बनाया गया ताकि आपको देखने में बहुत अच्छा लगे और आपको बहुत बेहतर ढंग से समझाया जा सके। अगर हम यूकैरियोटिक सेल की आउटर साइड से इनर साइड तक स्टडी करें तो समझिए 5 मिनट का सब टोटल खेला है। और मेरा दावा है कि आप एक बार समझ लेंगे तो कोई चीज मिस नहीं होगी। और 60 वे में एक एक पॉइंट करके पेन डाउन कर लीजिएगा, वो लाइफ टाइम आपके मस्तिष्क में एकदम छाप बन के पड़ा रहेगा। आइए डिस्कशन करते हैं। तो पूरी सेल के को कंट्रोल करने वाला जो होता है उसका न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस को हिंदी में कहते हैं केंद्रक। और केंद्रक चूंकि पूरी कोशिका को कंट्रोल करके रखता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं ब्रेनर मास्टर ऑफ सेल। क्या कहते हैं? कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। वन लाइनर में कंप्लीट करके रखिएगा कि कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो न्यूक्लियस को, केंद्रक को कहते हैं, क्योंकि ये पूरी कोशिका के समस्त कार्यों को क्या करता है? नियंत्रित भी करता है और संचालित भी करता है, चलाता भी है और कंट्रोल भी करता है। इसके पास इसका होता है खुद का डीएनए, और डीएनए ही टूट कर किस में परिवर्तित होता है बाबू? मैंने क्रोमैटिन धागे लिखा है, यही होता है डीएनए, और यही परिवर्तित होता है किसमें? क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए। अर्थात क्रोमैटिन धागे जो होते हैं वो टूट कर क्रोमोसोम में बनते हैं, और क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है। अब स्टेप बाय स्टेप समझिएगा कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन धागे होते हैं, क्रोमैटिन धागे टूटते हैं तो क्रोमोसोम अर्थात गुणसूत्र में बदलते हैं, और गुणसूत्र के अंदर क्या होता है? तो गुणसूत्र के अंदर होता है उसका डीएनए। बातें क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इसके ठीक बाहर, अगर हम बाहर की तरफ से देखें तो गाल्जी बॉडी होती है, और गाल्जी बॉडी जो होती है एकदम नेट जाल की तरह संरचना बनाती है, उलझी हुई संरचना, और इसे हम कहते हैं कोशिका का ट्रैफिक पुलिस। मैंने आपसे कहा था कि आप एक एक लाइनर नोट्स में कंप्लीट करते जाइएगा। ये जितने अंदर पाए जाते हैं ये सभी सेल ऑर्गन्स अर्थात कोशिका के अंग है, जिसे हम कहते हैं कोशिकांग। अब उसी के ऊपर हम लोग एक एक लाइनर में डिस्कशन कर रहे हैं, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम सभी टॉपिक को क्लियर करते चलेंगे। तो गोल्जी बॉडी जो होती है उसे क्या कहते हैं?
कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। ये सारी चीजों का आदान प्रदान कैसे कैसे होता है, इसके माध्यम से होता है। किसके माध्यम से बाबू? गोल्गी बॉडी के माध्यम से होता है। बातें क्लियर? गोल्गी बॉडी के आसपास चारों तरफ छोटी छोटी दानेदार संरचना होती है और वह संरचना कहलाती है राइबोसोम। ये राइबोसोम का एक कार्य क्या है कि यह प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। शरीर के अंदर, कोशिका के अंदर प्रोटीन का निर्माण करता है। कौन करता है बाबू? राइबोसोम करता है। इसके ठीक आउटर साइड पे बाहर आए तो वैक्यूल्स। अच्छा, ये जो सीधे सीधे राउंड से एकदम क्लीन और क्लियर तरह की जो संरचना दिख रही है, इसे बाबू कहते हैं वैक्यूल्स और हिंदी में कहते हैं रिक्तिका। अब बात क्लियर रखिएगा कि रिक्तिका का मतलब होता है रिक्त स्थान। क्या होता है? रिक्त स्थान। मैं आपको दोनों लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूं, आप चाहे सीबीएसई के हो, यूपी के हो, आपको ऐसे समझ में आ जाएगा कि वैक्यूल्स को हिंदी में कहते हैं रिक्तिका और रिक्तिका का मतलब होता है रिक्त स्थान। अर्थात इसके अंदर केवल गैस से भरी होती है और कुछ हल्के फुल्के तरल और चिपचिपे पदार्थ भरे होते हैं। चूंकि जितनी कार्यों को कोशिका संचालित करती है, उन कार्यों के जब अवशिष्ट निकलते हैं तो इन्हीं वैक्यूल्स में आके समाहित हो जाते हैं, गैस के रूप में बन जाते हैं। ये बुलबुले के रूप में ऑलरेडी कोशिका के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इसके अपर और डाउनवर्ड दोनों साइड पे देखें तो वैक्यूल्स के ठीक ऊपर दो एक कलरफुल संरचना बनाई गई है जिसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का विद्युत गृह कहते हैं। अर्थात कोशिका को ऊर्जा प्रदान कौन करती है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए हम इसे कहते हैं कोशिका का विद्युत गृह, पावर हाउस ऑफ सेल। कोशिका का विद्युत गृह कहते हैं क्योंकि इसी के अंदर एनर्जी प्रोवाइड होती बनती है और ये एनर्जी पूरी कोशिका को पहुंचाई जाती है। कोशिका के बाद इसके ठीक बगल में एक हरे रंग का एक वर्णक है जिसे हम कहते हैं हरित लवक और इंग्लिश में कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को वंस अगेन समझ लीजिए, हिंदी में क्या कहते हैं? हरित लवक। और क्लोरोप्लास्ट, इन्हीं हरित लवक के कारण पौधों की पत्तियां हरी भरी दिखाई देती हैं। बातें क्लियर? आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि पेड़ पौधों की पत्तियां किसकी उपस्थिति के कारण हरी दिखाई देती हैं? तो बाबू किसके कारण उपस्थित होती हैं, दिखाई देती हैं? क्लोरोप्लास्ट के कारण दिखाई देती हैं। इसे हम कहते हैं हरित लवक कहते हैं। और ये हरित लवक प्रकाश संश्लेषण में, फोटोसिंथेसिस में, या इसको और छोटे शब्दों में समझे तो पौधों के भोजन के निर्माण में मदद करता है। अब जब पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं तो वही तो कहलाता है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। और उसमें कौन मदद करता है? क्लोरोफिल कहलाता है अथवा करता है, या हरित लवक हिंदी में कहते हैं इसे। इसके बाद साइटोप्लाज्म के ऊपर डिस्कशन करते हैं। साइटोप्लाज्म को हिंदी में कहते हैं बाबू कोशिका का द्रव्य। अर्थात कोशिका के अंदर जितने ये द्रव्य चिपचिपे पदार्थ भरे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कोशिका द्रव्य कहलाते हैं। ये कोशिका द्रव्य सभी कोशिकांगों को अपने उचित स्थान पे रोके रखते हैं, इनको इधर उधर घूमने टहलने ज्यादा नहीं देते। बातें क्लियर? तो साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और सबसे अब आउटर साइड देख लेते हैं। आउटर साइड जो होता है यह वाल होती है जिसे हम कहते हैं सेल वाल, अर्थात सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। और इसके बीच में आउटर और इनर, अर्थात जो बाहरी लेयर है उसे आउटर कहते हैं, बाहरी दीवार, और अंदर जो है उसे इनर कहते हैं, वो आंतरिक वाल होती है। और इसके बीच में एक और पतली सी भित्ति होती है और इस भित्ति को हम कहते हैं मिडिल लैमिला। मिडिल का मतलब मध्य, लैमिला का मतलब एक नई परत, अर्थात मध्य परत। बातें क्लियर? सबसे अंदर इनर लेयर, सबसे बाहर आउटर। अरे बाबू, अंदर मतलब सॉरी इन मतलब अंदर, तो इनर का मतलब होता है आंतरिक लेयर, आउटर मतलब बाहर, और मिडिल मतलब मध्य। बातें क्लियर हो रही है ना? मैं आपको सबसे छोटी पॉइंट में समझा रहा हूं। अब ये क्या करती हैं कि सेल को साइज प्रोवाइड करती हैं, प्रोटेक्शन प्रदान करती हैं। इसके अलावा बीच बीच में जगह जगह कहीं कहीं इसमें बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है और इस बैग लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं लाइसोसोम, जिसे हम कहते हैं आत्महत्या की थैली। हाँ, आइए क्लियर करते हैं कि इसके बीच बीच में जगह जगह लाइसोसोम एक संरचना होती है और ये होती है सुसाइड बैग ऑफ सेल, जिसे हम कहते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम।
अब हिंदी और इंग्लिश दोनों एक का है बाबू, आपको चाहे हिंदी लिखिए चाहे इंग्लिश में समझिए, दोनों का मतलब एक का होता है। और इसके अंदर एक एंजाइम भरा होता है और उस एंजाइम का नाम मैं यहां लिख देता हूं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरा होता है और ये एंजाइम गलती से अगर फट जाता है तो पूरी कोशिका मर जाती, समाप्त हो जाती है। इसीलिए हम इसे कहते हैं सुसाइड बैग ऑफ सेल, और वो लाइसोसोम होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उपस्थित होता है जो कोशिका केंद्र के ठीक ऊपर होता है, और ये भी गाल्जी कॉम्प्लेक्स की तरह ही होता है। आई होप कि जितनी चीजें आपको समझाई गई हैं वो आपको बहुत बेहतर ढंग से समझ में आई होंगी। अब समझिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में कुछ डिफरेंस भी समझते चलिए। प्रोकैरियोटिक में जो होता है वो उसके एग्जाम्पल हैं बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, और यहां पे यूकैरियोटिक का पहला एग्जाम्पल और पहला डिफरेंस क्या है कि इसमें बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया को छोड़कर बाकी सभी जीवों में कौन सी सेल होती है, वो यूकैरियोटिक सेल होती है। बातें क्लियर हो रही हैं? लाइट आ गई, लाइट चली गई थी हमारे यहाँ की, अब आपको और अच्छे से दिख रहा होगा। तो क्लियर रखिएगा कि प्रोकैरियोटिक में के एग्जांपल क्या है बाबू, बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया, और यूकैरियोटिक के इसको छोड़कर, बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया को छोड़कर बाकी सभी जीवों में यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है। अगर हम न्यूक्लियस की बात करें, दूसरा डिफरेंस क्या है, तो प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस अब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। दूसरा अंतर, क्लियर रहिएगा और पेन डाउन थोड़ा थोड़ा करते रहिएगा। मैं बहुत छोटे तौर पे बता रहा हूं, ये आपको आपके बेस को कंट्रोल और स्टेबल करेगा, मजबूत बनाएगा आपको, है ना। न्यूक्लियस प्रेजेंट किसमें, यूकैरियोटिक में, और प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस अब्सेंट, अनुपस्थित। इसके अलावा तो अगर देखा जाए तो प्रोकैरियोटिक में देखें तो ये जितने सेल ऑर्गन्स हैं वो अब्सेंट होते हैं, केवल राइबोसोम को छोड़कर, साइटोप्लाज्म को छोड़कर, बाकी माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, उसके बाद न्यूक्लियस, ये सब क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं, और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं। बातें क्लियर हो रही है? मैं छोटी छोटी पॉइंट आपको समझा रहा हूं। यूकैरियोटिक में जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियस के अंदर बंद होता है और इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म भरा होता है। वही प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस तो होता ही नहीं, तो न्यूक्लियोप्लाज्म भी नहीं होता और डीएनए फ्री होकर घूमता रहता है। एक और अंतर आ गया। तो 3-4 अंतर तो आप सडनली ऐसे ही आराम से आप क्लीन और क्लियर कर सकते हैं, अपने स्पष्ट रूप से रख सकते हैं। तो आई होप कि इतनी पॉइंट आपको समझ में आई होगी और आप अपने इस टॉपिक पे बेहतर पकड़ बना के रखे होंगे। वंस अगेन बहुत बेहतर ढंग से समझ लीजिएगा, और चूंकि ये टॉपिक 9 से लेते हुए बीएससी फर्स्ट ईयर तक बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत उलझी हुई पॉइंट है। तो जब वंस अगेन इनके टॉपिक को समझेंगे, इनके सेल ऑर्गन्स को समझेंगे, तो सब चीजें क्लीन और क्लियर होती हुई चली जाएंगी। लेकिन अभी ये बेस था, आपने बेस अपने आप को मजबूत करके रखा होगा, अपने बेस को क्लीन और क्लियर करके रखिएगा और मजबूत स्ट्रांग बना के रखिएगा, और सारी पॉइंट को समझते रहिएगा। जो चीजें नहीं समझ में आए होंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं वो चीजें फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा और सिंपल तरीके से। ठीक है, मेरे वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू, और अपने दोस्तों तक शेयर करने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। आपकी वजह से साइंस फैमिली खूब बड़ी हो रही है। तो सबके व्हाट्सएप पे, सबके फेसबुक पे अपने दोस्तों के यहाँ भेज दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि वंस अगेन हम लोग डेवलप्ड कर सके और साथ में खूब अच्छे से मिलकर खूब अच्छे तरीके से डिस्कशन कर सके। थैंक यू सो मच, आपकी लाइफ के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।